अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की ऑक्सफोर्ड की बुक काउंट ऑन 5 का यूनिट 8 देख रहे थे और यूनिट 8 के अंदर हमने 8A एक्सरसाइज कर ली थी जो कि पेरीमीटर के मुतालिक थी। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8B के लिए स्टडी करेंगे, जो कि एरिया के बारे में है। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करूंगा कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो उससे रिलेटेड जो भी रीडिंग है वो भी हम देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे कि जो मुश्किल सवाल होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एरिया क्या होता है जी? एरिया होता है किसी भी चीज़ की कितनी सरफेस है, वो उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में कितनी सरफेस एग्जिस्ट करती है वो उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, अब हर शेप का एरिया मालूम करने का अलग अलग फार्मूला है और अलग अलग तरीके से हर शेप का एरिया मालूम होगा। ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, पेरीमीटर तो एक बहुत सिंप्लीफाइड सा टॉपिक था। कुछ भी हो उसकी कोई भी शेप हो उसकी चारों तरफ की साइडें नाप लो, पेरीमीटर निकल आता है। लेकिन मज़ेदार जो आइडिया है वो है एरिया का, कि एरिया ऐसे नहीं निकलता कि हर शेप का एक जैसे अंदाज से निकलता हो, बल्कि मुख्तलिफ शेप्स की जो टोटल सरफेस है वो मालूम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमको। ठीक है, क्योंकि जो चौकोर साइड है या रेक्टेंगुलर साइड है उसका एरिया तो हम लंबाइयों और चौड़ाइयों को ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि इसका एरिया कितना है। लेकिन ये जो गोल है इसकी ना तो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है, तो इसका एरिया कैसे मालूम होगा? यानी इसने कितनी सरफेस कवर की हुई है कैसे मालूम होगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया इन्होंने, आपके लिए चीज़ों को आसान ही रखा है। लेकिन ये कि बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की जो सरफ़ेस होती है, उस सरफ़ेस को नापने को एरिया कहते हैं। जैसे कि देखिए ना, आपको ये नज़र आ रही है बुक का ये पेज जो मैं छोटा-बड़ा कर रहा हूँ। इस बुक के पेज के चारों तरफ से अगर आप उसको नाप लें कि इसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी है, तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगी। लेकिन इस बुक ने कितनी जगह घेरी हुई है, इसकी सरफेस कितनी है, इसकी सरफेस ने कितनी जगह घेरी हुई है, ये अगर मालूम करना चाहेंगे तो ये इस बुक का एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग को। इन्होंने कहा कि देखिए, आप वैसे ही आपने गौर से देख के बता सकते हैं ना कि किस शेप का एरिया बड़ा है, यानी कौन सा शेप को ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है। तो नज़र आ रही है जी, ये ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है, ये ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है, ये ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है, ये ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है। इसी तरह से किसका ज़्यादा छोटा एरिया है, कौन कम सरफेस कवर कर रहा है, तो नज़र आ रहा है ये कम सरफेस कवर कर रहा है, इसकी सरफेस कम है। और ये पूरा रेक्टेंगल है, यहाँ ये छोटा सा खाया हुआ है तो इसकी सरफेस कम है। ठीक है ना? तो ये बात तो एक इन्होंने जो रीडिंग दी थी उसमें से हमने समझी। अब इन्होंने कहा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ शेप कैन बी डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज। एरिया अंदर की सरफेस है और पेरीमीटर बाहर की बाउंड्रीज हैं। ठीक है, एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज रीजन एंड पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बाउंड्रीज लाइंस ऑफ द रीजन। चारों तरफ की जो बाउंड्री लाइन है उनको सम कर लें तो पेरीमीटर आता है, और अंदर की सरफेस को किसी तरह से नापने की कोशिश करें तो ये एरिया कहलाता है। अब कैसे नापेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहले इन्होंने आसान तरीका बताया हुआ है, वो क्या है कि ग्रिड स्क्वायर ले लें जो 1 बाय 1 सेंटीमीटर का हो, उसके ऊपर रख के आप बड़े आराम से एरिया बता सकते हैं। अगर एक ग्रिड 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर लंबी है तो हम ये कहते हैं कि इसका एरिया 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर दो ग्रिड्स ले लेंगे तो इन दोनों को का एरिया मिला के 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो ग्रिड पे नापने का तरीका है बड़ा आइडियल, बड़ा अच्छा तरीका है शुरू में समझने के लिए एरिया के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि दो शेप लिए, एक शेप ए लिया एक शेप बी लिया और इसको ग्रिड पे पेस्ट कर दिया। पूछा बताइए किसका एरिया ज़्यादा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस कवर कर रहे हैं, हम कहेंगे इसका एरिया 7 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम एरिया नापते हैं ना बच्चों, तो हम एरिया के बाद जब यूनिट लगाते हैं तो उस यूनिट के ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो इस ए का जो एरिया है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बी का कितना एरिया है, कितने स्क्वायर्स कवर किए हुए मेरी बी के सरफेस ने, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8। तो बी का एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात इन्होंने समझा दी, हमने देख लिया कि 7 और 8, तो हमें पता चल गया कि बी का एरिया ज़्यादा है, बी ने ज़्यादा सरफेस कवर की हुई है। अब देखिए जी, ABCDEFGHI तक इन्होंने कवर किए हुए हैं। अब कुछ आपसे सवाल कर रहे हैं, अब सवालों के जवाब देने के काबिल होंगे तो इसका मतलब है आपको ग्रिड वाले चक्कर समझ में आ गया।
विच शेप हैव द सेम एरिया एज ए। देखिए ए के जैसा किसका शेप है, तो ए के जैसा शेप किसको मानेंगे कि जिसके अंदर दो वो होंगे। किस किस शेप का एरिया ए के जितना है, तो ए का एरिया कितना, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ए का एरिया। तो और किसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी का है और जे का है। तो हम कह सकते हैं सी और जे आर सिमिलर टू ए। जवाब हमने सही मालूम कर लिया। विच शेप हैज़ द सेम एरिया एज शेप ऑफ एच। अब किस किस शेप का एरिया एच जितना, एच का एरिया कितना है 1 2 3। अब देखते हैं 3 किसका एरिया है, तो एक एफ का एरिया 3 है और एक डी का एरिया 3 है। तो देखें और बी का एरिया भी 3 है। देखें तो शेप मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका एरिया सेम हो। तो ये बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने भी देखें ये लिखा है कि बी डी एंड एफ विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट किसका है, तो देखें आई का 1 2 3 4 5 है आई का। क्या किसी और का 5 है, नहीं किसी और का 5 नहीं है। तो लार्जेस्ट जो है वो आई है। देखें इन्होंने क्या कहा, आई इज़ द लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट किसका है, स्मॉलेस्ट 2 वालों का है। तो ए सी और जे जो हैं वो स्मॉलेस्ट हैं। ठीक है, ये बात कवर हो गई। एग्जाम्पल अच्छी तरह समझा दी मैंने। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि एक स्क्वायर था उसका बिल्कुल पक्का आधा कवर हुआ है, तो हम उसको हाफ, इस एरिया को हाफ कंसिडर कर लेंगे। तो इसका एरिया इन्होंने बताया 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर। देखें 7.5 स्क्वायर। ठीक है, और इसको देखें तो इसमें कुछ हाफ कुछ पूरे मिला मिलू के क्या बनेगा, 1 फुल 2 फुल 3 फुल 4 फुल 5 फुल। फिर ये दोनों हाफ मिला के एक 6 फुल बन गया और ये एक हाफ रह गया, तो 6.5 कहलाएगा। ये देखें 6.5। अब इन्होंने एग्जाम्पल दी, ऑन ए स्क्वायर पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप ऑफ साइज ऑफ 4 स्क्वायर ईच। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स बनाए जा सकते हैं जिन सब का एरिया 4 है। ये समझाना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं, हालांकि एरिया लेकिन सबका सेम है। ऐसा हो सकता है जी, ऐसा हो सकता है। यूनिट ऑफ द एरिया हमने मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको लिखने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। ये बात उन्होंने इतनी तफसील से समझाई, तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे। आगे चलते हैं। फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला। अब इन्होंने क्या किया कि आपकी आसानी के लिए सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल को फार्मूले से फाइंड करना आपके काम में शामिल किया। यानी सर्कल और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम और दूसरे डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका एरिया मालूम करने के लिए अभी आपको नहीं देंगे। अभी आपको सिर्फ सर्कल और तब सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल देंगे। तो ये बहुत आसान काम है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल बहुत ऐसे शेप्स हैं जो बहुत ही आसानी से इनका एरिया मालूम किया जा सकता है। तो इन्होंने इस रेक्टेंगल को देखा और आप दिखाया, आपसे कहा देखें इस रेक्टेंगल के 8 डब्बे हैं और अगर हम कंसिडर करें कि हर डब्बा 1 सेंटीमीटर वाला है तो इसका एरिया होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया और उन्होंने दिखाया कि देखें ये एक है स्क्वायर जिसके अंदर 4 डब्बे हैं, तो इन 4 डब्बों का मतलब है इसका इसका एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम आपको फार्मूला ही बता देते हैं। तो फार्मूला क्या है कि रेक्टेंगल की लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करें ब्रेड्थ से तो उसका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी, देखें इसकी लेंथ 4 है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2 है, तो 4 2 ज़ा क्या होता है 8। देखें इसका 8 जो है एरिया आ गया। अगर आपको याद होगा कि हमने पेरीमीटर में क्या किया था कि 4 और 4 को ऐड किया था, 2 और 2 को ऐड किया था और इनको आपस में ऐड किया था तो पेरीमीटर निकला था। तो पेरीमीटर इज समथिंग एल्स, उसकी यूनिट ही कुछ और है। पेरीमीटर जो है एक लंबाई है जबकि एरिया जो है वो पूरी सरफेस बता रहा होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज़ का पेरीमीटर फॉर एग्जांपल 4 और 4 8 और 2 और 2 4 12 12 इसका सेंटीमीटर पेरीमीटर आ रहा है तो पेरीमीटर बड़ा है इस एरिया से, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। एरिया का यूनिट ही डिफरेंट है, एरिया का यूनिट ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि आप ये कहें कि मैं एक लाइन लगाता हूँ, वो लाइन मेरे ग्लास में जो दूध है उससे ज़्यादा ज़्यादा लंबी है, तो ग्लास में जो दूध है ना वो लंबाई में नहीं है बल्कि वो तो मेजर हो रहा है वॉल्यूम में, वो तो मुख्तलिफ डायमेंशन में फैला हुआ है, वो सिर्फ एक सीधा लंबा थोड़ी है। तो इस तरह से एरिया को पेरीमीटर से कंपेयर नहीं कर सकते।
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी शेप का पेरीमीटर का नंबर बड़ा आ रहा हो और एरिया का नंबर छोटा आ रहा हो, इट्स पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि इस केस में हो गया। तो बहरहाल लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने करके देखा, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना हो तो ऐसे मालूम होता है, और स्क्वायर का मालूम करना हो तो उसकी एक साइड इंटू दूसरी साइड इज इक्वल्स टू उसका एरिया। तो चूंकि हमें पता है कि स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर ही होती हैं, स्क्वायर की चाहे लेंथ लें या ब्रेड्थ लें बराबर ही होती है, तो उसकी एक ही साइड को ही मल्टीप्लाई कर लें आप उसकी दोबारा उसी साइड से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर का एरिया। ठीक है, ये देखें इन्होंने स्क्वायर का एरिया बता दिया। ये जो इन्होंने लिखा है ना एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। 2 दफ़ा एल आ गया तो इसको हम एल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही लिख लें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। तो एक्चुअली अगर देखें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के फार्मूले में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेकिन चूंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं इसलिए इसको लेंथ इंटू लेंथ लिख दिया अपनी आसानी के लिए। सही है जी। अब ये बोल रहे हैं कि कंपोजिट शेप्स हैं, ऐसे शेप हैं जिनके अंदर कुछ स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल आपस में मिले जुले हैं। इसका एरिया कैसे मालूम किया जाता है? तो बड़ा मज़ेदार सा काम है। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताने की कोशिश की थी कि हम इस शेप को ना तोड़ते हैं अपनी मर्ज़ी के टुकड़ों में। जैसे हमने इसको तोड़ लिया अपने मालूम मालूम शुदा टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में जिनके की लंबाई चौड़ाई में पता हो। अब इसकी लंबाई में पता है कि 5.5 मीटर है, तो अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो हमें पता है कि नीचे वाले की भी 5.5 है। इसकी 2 है तो ये रेक्टेंगल बन गया, हमें पता है कि इसकी भी 2 मीटर ही होगी। सिमिलरली ये 2.5 है तो फिर इतना वाला टुकड़ा भी 2.5 होगा, और ये 1 है तो ये वाला टुकड़ा भी 1 होगा। ठीक है, अब हमारे लिए आसान है इन दोनों की अलग अलग मेजरमेंट करना। एक है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरा है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो 5.5 इंटू 2 इज़ 11 और 2.5 इंटू 1 इज़ 5। तो हमें पता चल गया कि इनमें से एक का एरिया 11 है, एक का 5 है, और 11 प्लस 5 है 16, और यूनिट मीटर है तो मीटर और ऊपर स्क्वायर लगा के बताएंगे कि एक एरिया है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अच्छा देखें, अब रात के 5 बजे जो है सुबह के, चूँकि मैं रात भर का जागा बना रहा हूँ तो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। आप लोग भी हंस रहे होंगे तो क्या हो गया, 2.5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। भाई हो जाता है, कोई बात नहीं। 2.5 इंटू 1 इज 2.5, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है। तो इसका ऊपर वाले रेक्टेंगल का आंसर आया 5.5 इंटू 2 11, नीचे वाले रेक्टेंगल का आंसर आया 2.5 इंटू 1 इज 2.5। इनको हमने ऐड किया तो बना 13.5। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इन्होंने ऐसे ही निकाला जी, इन्होंने भी ऐसे ही निकाला 13.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और चैप्टर कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए था, जो कि बहुत आसान है। तो बज़ाहिर सवाल ज़्यादा हैं लेकिन खटाखट फटाफट 1 मिनट में हो जाएंगे सारे सवाल। तो होपफुल ये वीडियो भी हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स, ये तो पता ही है, एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डैश यूनिट स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डैश यूनिट स्क्वायर। तो बाज़ औक़ात ये ऐसी बात पूछते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि कहलवाना क्या चाह रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें पूछना चाह रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लो यहाँ पे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया बनता है, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इफ एल ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, इफ एल इज वन साइड ऑफ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज, अगर एक साइड एल है तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या आप जैसे बुक ने लिखा है लेंथ स्क्वायर, तो दोनों चलेंगे। ठीक है भाई। और इन अ रेक्टेंगल एल इज इक्वल्स टू 9 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 देन इट्स एरिया इज, आपको पता है कि 9 टू 4 कर लें, एरिया पता चल जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। द एरिया वैसे आपको पता है सारी रात का जागा हो तो हो सकता है 9 4 मैं कह दूँ 14, तो आप हंसेंगे सब लोग, नहीं 14 नहीं होता, यू नो एंड आई ऑल्सो नो, लेकिन ये कैलकुलेट खुद कर लें। सही है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी, एक स्क्वायर है उसकी एक साइड 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 उसका एरिया कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ ले आए तो मज़ा आएगा ज़रा।
ट्रू और फॉल्स बता दें। एक स्क्वायर विद साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया, ऐसा है? तो करके देख लें, 4 इंटू 4 करें, 4 4 16 आता है, और इसको 8 इंटू 2 कर लें, 8 2 16 आता है जी, दोनों का एरिया सेम आ रहा है, ये ट्रू हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 देन द एरिया इज 125। क्या एरिया 25 बन रहा है? 15 10 25 होता है, आप बता दें खुद ही, तो बहुत आसान सवाल है। द एरिया ऑफ स्क्वायर विद ईच साइड 5 इज इक्वल टू 20, तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 20 आता है? जी नहीं आता। द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइड द शेप इनटू रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। इफ एल इज, अच्छा ये उस कंपोजिट शेप की बात हो रही है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ही बना हो, लेकिन जाहिर है आपको वही दिया गया है तो आप उसी का जवाब देंगे। बाज़ कंपोजिट शेप में ट्राइंगल्स भी होते हैं और चीज़ें भी होती हैं, तो ज़ाहिर है फिर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही काम नहीं चलाते, फिर आप और भी चीज़ें ऐड करते जाते हैं। खैर, तो फ़िलहाल आपकी नॉलेज की हद तक ये जवाब ठीक है। E, if L is 18 and B is 1, the area is 18. 18 1 ज़ा 18 होता है जी, 18 1 ज़ा 18 होता है, ठीक है आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन शेप, इसका आंसर बता दीजिए। ये 1 है, ये 1 है, और इन दोनों को मिलाएं तो भी 1 बनता है, तो 1 2 3 और 3.5 आ रहा है। आप देख लीजिए कौन सा आंसर 3.5 है। इसका इसका एरिया कितना है? 8 इंटू 2.5 क्या आंसर होता है? करके निकाल के देख लीजिए, जो सही लग रहा हो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ, इसका निकाल लीजिए एरिया। अब एरिया इसका कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको, कि इसको आप यहाँ से लंबाई में ले लेंगे ऐसे, क्योंकि ये 4 है तो ये भी पूरी 4 हो गई, तो 1, और ये भी पूरा 1 हो गया, तो ये हो गया एक एरिया 4 इंटू 1, और ये दूसरा जब ये 1 है और ये 1 है तो फिर ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो एक हो गया 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 हो गया 4, 1 इंटू 1 हो गया 1, तो 4 प्लस 1 दोनों को ऐड कर लें, क्या आंसर आएगा? देख लें इनमें से कौन सा जवाब सही आ रहा है, आखिर में मीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है जी। बताइए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 देन एरिया इज, अब इसको स्क्वायर का पेरीमीटर 16 है, मज़ेदार सा सवाल है। 16 पेरीमीटर है तो उसकी एक साइड कितनी होगी? जो भी साइड होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 16 आया होगा, तो उसको 4 से डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कि एक साइड कितनी है, तो 16 डिवाइड बाई 4 इज़ 4, यानी एक ऐसा ऐसा स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 16 है, एक्चुअली उसकी साइड हर साइड 4 4 4 होगी तभी 16 आया होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है ना? तो जब एक एक स्क्वायर है उसकी साइड 4 है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? 4 इंटू उसकी दूसरी साइड, यानी चूंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं तो 4 इंटू 4 से निकलेगा, तो 4 4 का 16 होता है। तो मज़े की बात यह है कि जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है उसका एरिया भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब इसमें एक गड़बड़ की हुई है, इन्होंने जवाब में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, वो समझने के लगा हुआ है, क्योंकि बाकी सब में तो लगा हुआ है ना, इसमें गलती से मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर ई है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, द एरिया विल बी 11 इंटू 11। इसमें क्या मसला है, पता नहीं, समझ नहीं आया कि इन्होंने सारे सवालों को अजीब सा क्यों कर दिया। ये तो खाली 11 नहीं हो सकता, 121 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 11 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है देखने में बाहर। तो कुछ खुद भी ये कंफ्यूज हो गए हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो बहरहाल ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों ही सही लग रहे हैं। और अगर हम आंसर्स के गिवन है तो आंसर्स को देख के हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि ई का जो है वो क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगर हम देखें तो 11 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इस वाले को सही कहना चाह रहे हैं। चलो भाई, इसी को सही मान लो। बहुत करीब करीब है, मतलब अजीब कंफ्यूज करने वाली बात है बिला वजह की। विच ऑफ द टू शेप्स इज इन ईच ग्रुप हैज सेम एरिया, ये तो बहुत आसान है, खुद कर सकते हैं, गिन लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए और बी सेम है, ठीक है। अब ये बी सी डी मैं ये नहीं करके दिखा रहा, पूछ रहे हैं इनका एरिया मालूम कीजिए, अगर हर एक का साइज़ 1 है तो भाई ये भी खुद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका 11 हो गया। तो आगे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते जाइएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। बहुत बच्चों वाले सवाल हो गए ना, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि लगता है एक्सरसाइज जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये वाली भी, जैसे कि 8A जल्दी ख़त्म हो गई थी तो 8B भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। ऑन स्क्वायर पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विद
एन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर्स ईच। कहना चाह रहे हैं कि 8 एक स्क्वायर पेपर लें, मार्केट से मिल जाते हैं, किसी बुक स्टोर से मिल जाते हैं, उनसे बोलें ग्राफ पेपर या स्क्वायर पेपर ले लें, और बहुत बारीक बारीक वाले ग्राफ, साइज़ वाले ग्राफ मत लीजिएगा, उनसे कहिएगा ज़रा खुले खुले वाले दें। दोनों तरह के आते हैं, छोटे स्क्वायर्स वाले भी आते हैं, थोड़े बड़े स्क्वायर्स वाले भी आते हैं। थोड़े बड़े स्क्वायर वाले लेंगे, उसमें बनाना आपको आसान रहेगा। तो उनसे बोलें बड़े स्क्वायर वाला पेपर दे दें, उसके आप 5-6 पेपर ले लेंगे, आपके लिए पूरा काफ़ी हो जाएगा, पूरा पैड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो 8 स्क्वायर्स वाले मुख्तलिफ शेप बनाएं। तो देखें, अगर ये इसमें देखते हैं ना, मैं आपको अलग इसी में दिखा देता हूँ। तो देखें, एक शेप अगर मैं ऐसा बनाऊँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें, ये एक शेप ऐसा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 8 स्क्वायर्स हैं। लेकिन ऐसा भी बना सकता हूँ मैं इसी शेप को, जिसमें 8 स्क्वायर्स हों, लंबा सा 8 स्क्वायर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पीछे बात हो चुकी है, समझाना चाह रहे हैं कि एक ही एरिया के मुख्तलिफ टाइप के शेप्स हो सकते हैं। तो अब आप बना के दिखाइए। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑन स्क्वायर टेबल ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ। तो अब डिफरेंट कैसे पता चलेगा कि आप कितने बनाएं? तो आप ऐसा करें, 3-3 बना लें इन सबके। ठीक है, इन सबके 3-3 डिफरेंट शेप्स बना लें। अजीब फजूल काम है वैसे तो, लेकिन बहरहाल कर लें, तो बुक में करने को दिया तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर लेके उसमें ऐसे 8 स्क्वायर्स वाले मुख्तलिफ शेप बना दें। कोई यूं बना दें, कोई कोई यूं बना दें, कोई कोई मुख्तलिफ तरह के शेप्स बना दें। कोई 8 वाले 3 बना दें, 3 स्क्वायर्स वाले 3 बना दें, 10 स्क्वायर्स वाले 3 बना दें, 16 स्क्वायर्स वाले 3 बना दें। ठीक है, हो सकता है किसी स्कूल में टीचर्स कहें कि आप 2-2 बना दें, तब भी चलेगा, तो आप 2-2 बना दीजिएगा, आई डोंट माइंड। फाइंड द एरिया ऑफ, लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो 3-3 ही बनाएंगे। ओके ओके, काम फजूल ही है, लेकिन ना कुछ फजूल काम आप भी तो करें। जब आपकी खातिर इतने फजूल काम मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी तो फजूल काम करें। ठीक है जी, तो 3-3 बनेंगे भाई। ओके, अब फाइंड द एरिया ऑफ इच शेप। ये तो बहुत मज़ेदार सवाल है, आसान है, क्योंकि इसमें आधे आधे भी आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5 बोलेंगे इसको, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सारे खुद कर लें, जो आधे आधे हों उनको, अगर एक से ज़्यादा आधे हों तो उनको जमा करके आप पूरा भी बना सकते हैं। उसमें 2 आधे और 2 आधे मिलके 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो बस ये सारे स्क्वायर्स ऐड कर करके इनका शेप एरिया लिखिए, और आखिर में सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिख दीजिएगा। विच 3 शेप्स शोन बिलो हैव द सेम एरिया। किसका एरिया सेम है? तो भाई गिन लो, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, 5.5, ऊपर लिखते जाइए। 5 5.5, 1 2 3 4 5, पता चल गया कि इनका सेम है। ठीक है, और देख लें, 1 2 3 4 5, इनका भी सेम है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5। अच्छा, हो सकता है मुझे गिनने में थोड़ी सी कमी बेशी हुई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी चुके हैं, मेरे पास सारी रात हो चुकी है वीडियोस बनाते हुए, तो कुछ कम कम नज़र आ रहा है सब। तो प्रॉब्ली आप खुद से गिन लीजिएगा, जो सेम आ रहे हैं उनको बता दीजिएगा ये दोनों सेम है। ऑन अ पेपर विद सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वही ग्राफ पेपर की बात कर रहे हैं। ड्रॉ दीज शेप्स, ये शेप बना के दिखाइए। एक रेक्टेंगल बनाइए जिसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा हो। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर किसी रेक्टेंगल का शेप होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 डब्बे उसमें कवर हो रहे हो। बस आपके लिए आसान है फ़िलहाल। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल बना दीजिए जिसके अंदर 8 डब्बे हों, ये हो जाएगा काम। ये आपका लेकिन ग्राफ पेपर पे बनेगा। जैसे ये बने हुए ना, इस टाइप के शेप्स बनेंगे। 10.5 बनाइए। तो जैसे 10.5 पता है कैसे बनेंगे? ऐसे आपने 10 डब्बे कवर करेंगे और फिर एक डब्बा आधा कवर कर देंगे, ये 10.5 हो गया। 16 बनाइए, 15 बनाइए, तो आप बना ही लेंगे आसानी से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आने वाले हैं। फार्मूले से बताइए कि किस इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो बहुत आसान है जी। एरिया मालूम करने के लिए हम लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका होगा 10 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका होगा 21 इंटू 5, दैट इज 105 आई थिंक। 21, 105, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है उसके पास स्क्वायर लग जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपका यूनिट, आपका एरिया आ जाएगा। यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको पता है कि जो साइड दी हुई होती है वो उसी से मल्टीप्लाई होती है। 13 इंटू 13, ये 17 इंटू 17, ये 40 इंटू 40, और ये 12 इंटू 12। खुद करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहे हैं।
अब ये है मज़ेदार सवाल, वर्क आउट दी फ्लोर एरियाज बाय डिवाइडिंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स। तो देखें ये 3 मीटर है तो इसको हम ऐसे काट देते हैं, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो गया, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये 6.5 है तो ये पूरा भी 6.5 हो गया। तो अब हमारे पास दो शेप्स आ गए, एक 3 इंटू 1.5 और एक 5 इंटू 6.5। इन दोनों का आंसर मालूम कीजिए अलग अलग, और जो आंसर है उनका बस में ऐड कर लीजिए, पूरे एरिया का पूरे शेप का एरिया मालूम हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में मीटर स्क्वायर लगेगा, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ को देख लीजिए, इसमें क्या करें, क्या क्या रखें इसका, इसको ऐसे कर लेते हैं कि जब ये 7 है तो ये भी 7 हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हो गया। अब खाली ये रह गया, ये मालूम हम कर सकते हैं कि जब ये लंबाई 4 है और बाकी टोटल लंबाई 8 है तो फिर ये लंबाई भी 4 ही होगी, तो ये भी 4 होगी। तो इससे हमें पता चल गया, एक है 4 इंटू 3.5, इसका एरिया मालूम कीजिए, और एक है 4 इंटू 7, इन दोनों का एरिया मालूम कीजिए, जो आंसर है उसको प्लस करके बता दीजिएगा ये क्या आंसर है। अच्छा, ये थोड़ा-सा मज़ेदार सवाल है, ये आप खुद करें तो कितना मज़ा आएगा आपको। मैं थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, पूरा नहीं समझाता, तो ज़रा थोड़ा अपना दिमाग पे लगाएँ ना। देखिए इसमें जो-जो जगह से हम तोड़ सकते हैं उसको तोड़ लेते हैं। ये 8 है, ये 6 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये भी 8, ये भी 8, ठीक है, ये 6, तो ये भी 6। अब ये टोटल 4 और 8, ये 12, तो ये भी 12, ठीक है। तो ये कितना होगा, जब टोटल 15 है तो 15 में से 6 माइनस कर दें तो ये 9 और 9 होगा। तो यूँ भी हो सकता है। मज़े की बात ये कि कोई और स्टूडेंट इसको दूसरी तरह से निकालेगा, वो कहेगा नहीं मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो ऐसे भी हो जाएगा। ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया 4/6 का, और दूसरा रेक्टेंगल बनेगा, ये 15 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 8 है, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। एरिया जिस भी तरह से आप काट दें इसको, एरिया इसमें सेम बनेगा। तो एक इसका एरिया निकालिएगा, लिखिएगा क्लासरूम ए एरिया, ठीक है, उसका एरिया दिखिएगा। फिर क्लासरूम क्लासरूम बी का निकालिएगा, क्लासरूम बी का देखें कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 8 है, तो एक 3 इंटू 8 आ गया। फिर एक ये आ रहा है क्लासरूम 8 का, क्लासरूम बी का सॉरी, 9.5/15, 9.5/15। फिर टॉयलेट ऑफ क्लासरूम बी का अलग निकाल लीजिएगा, 5 इंटू 7। तो आप क्लासरूम बी का निकाल लेंगे, टोटल एरिया कितना आ गया, क्लासरूम ए का निकाल लेंगे, और फिर प्ले रूम का एरिया निकाल लीजिएगा, ये भी तोड़ के। एक ये पूरा बन रहा है 25/15, और एक ये बन रहा है 5/7, ठीक है। तो यूँ 3 टुकड़ों में सारे एरियाज़ निकलेंगे, और फिर आखिर में सब कुछ जाके आपस में ऐड होंगे तो एक मज़ेदार सा आंसर आएगा। तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा कि पीछे मैं काफ़ी बता चुका हूँ, तो अच्छा है ज़रा खुद करके देखें, आपको मज़ा आएगा ये सॉल्व करने में। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जो कि बहुत आसान है। बच्चों को कुछ को बहुत मुश्किल लगते हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चों को वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होता है इंग्लिश की वजह से। तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन नहीं लेने की बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी बात। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20/15 मीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, एक कह रहे हैं कि रेक्टेंगल है जो 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, उसकी 20 लंबाई है पर 15 चौड़ाई है, तो बताएं उसका एरिया कितना होगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें, एरिया निकल आएगा, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड, एक जरखेज खेत हैं, बहुत जरखेज हैं, उसका एरिया 512 है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, जबकि स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड with 20 meter side is used to plant potatoes, how much area is left unplanted? The area of a fertile field is 512 मीटर स्क्वायर। एक एरिया है 512 मीटर स्क्वायर का खेत है, ठीक है। वो कितना है ये हमें नहीं पता कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ये बात इन्होंने नहीं बताई, बस 512 मीटर स्क्वायर का है। लेकिन इसी में से एक स्क्वायर टुकड़ा लिया गया जो 20 मीटर की उसकी एक साइड है, ठीक है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि एक इस पूरी खेत में से एक स्क्वायर निकाला गया जिसकी एक साइड 20 मीटर है, तो ज़ाहिर है दूसरी साइड भी 20 होगी और तीसरी भी 20 होगी और चौथी भी 20 होगी।
अब पूछ रहे हैं कि 512 स्क्वायर मीटर में से कितना एरिया खाली छोड़ दिया गया, कितने एरिया पे फसल उगाई। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालते हैं जहाँ फसल उगाई, वो है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, जिसका आंसर है 400 मीटर स्क्वायर। तो पता चल गया कि फसल 400 मीटर स्क्वायर पे उगाई, तो फारिग कितना छोड़ दिया, 112, क्योंकि 512 में से 400 माइनस करें तो आंसर 112 आता है। ठीक है, तो 112 मीटर स्क्वायर जो है वो खाली छोड़ दिया गया है। ये देखिए, यही बात यहाँ पे हम बताएंगे। हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनप्लांटेड, 112 मीटर स्क्वायर। इसको ठीक से लिखिएगा, पूरा प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा, मैं तो डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ अ रूम इज 270 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ये भी आसान सवाल है। एक कमरा है जिसकी के 270 मीटर उसका एरिया है, मीटर स्क्वायर, 270 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था। 270 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है और 8 मीटर उसकी लंबाई है। तो बताइए उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये बात हम यहाँ सॉल्व करते हैं। एक कमरा है जिसकी चौड़ाई है 8 मीटर, लंबाई कितनी है हमें नहीं पता, और उसका एरिया है 270 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एरिया निकलता कैसे है। एरिया एक उसकी लंबाई होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी, हमने लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया होगा तभी एरिया निकला होगा। ठीक है, चूंकि लंबाई हमें पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता हैं, तो हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं कि जो वेरिएबल पता हो नहीं होता उसको एक जगह रखते हैं और बाकी सारे नॉन नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि एक लेंथ थी जो हमें नहीं पता, और एक चौड़ाई है जो कि हमें पता है 8, और एक उसका एरिया है जो कि हमें पता है 270 आ रहा है। तो जब लेंथ और ब्रेड मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया आता है। तो हम कह रहे हैं एल मल्टीप्लाई बाई 8 इज 270 था, लेकिन एल कितना था हमें नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। जब कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाते हैं तो वो नंबर डिवाइड होने लगता है। तो दिस मीन्स एल इक्वल्स टू 270 डिवाइड बाई 8 करके आंसर आएगा। अब इसको आप निकाल लीजिए कि ये क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई कि ये देखें 8 नहीं था 18 था, जैसे मैंने कहा ना कि रात बहुत हो गई है, तो 8 नहीं है ये 18 है, जल्दी जल्दी में मुझसे 8 हो गया, तो इसको करेक्ट कर देते हैं और कोई बात नहीं। दिस इज़ 18, उप्स, दिस इज़ 18, दिस इज़ 18। तो हाँ, तो अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज़ 270। लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ पता है जो कि 18 है। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ को यहीं रहने देंगे, ब्रेड्थ को यहाँ ले जाएंगे, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड होने लगती है। तो हम इसको कहेंगे 270 अपॉन 18। अब 270 अपॉन 18 करके देख लीजिए क्या जवाब आ रहा है। तो जब आप 270 अपॉन 18 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी ब्रेड्थ होगी, वो आपकी लेंथ होगी। ठीक है, ब्रेड्थ तो हमें मालूम है। तो जनाब इस तरह से हमने इतनी जल्दी से ये एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व कर ली। कोई सवाल मुश्किल नहीं था, सारे सवाल आसान थे, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर एरिया पता हो और लेंथ पता हो तो ब्रेड्थ मालूम कर सकते हैं, एरिया पता हो और ब्रेड्थ पता हो तो लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता हो तो एरिया मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो तो हम एक ही फार्मूला है उससे आराम से मालूम कर सकते हैं चीज़ों को इधर उधर करके। ठीक है जी, तो होपफुली सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, एरिया का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। मज़ा आएगा भी आपको जब आप बुक 6 में 7 में 8 में जाएंगे, तो फिर एरिया को बहुत मज़े से उसको हमने एक्सटेंड करना है, और उसमें और भी शेप्स ऐड होंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक। ठीक है जी, तो होपफुली आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद से मज़ीद सॉल्व कर लेंगे जो सवाल रह गए, और अच्छी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ रह गया हो तो पॉज करके पीछे देख लिया करें, कोई मसला नहीं है, और फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ। बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।